नमस्कार। हमारा संविधान की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देश। देखिए, आर्टिकल 36 to 51 मतलब अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, पार्ट 4 मतलब भारत के संविधान का भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। जैसे कि ये शब्द बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब आदेशात्मक निर्देश किसको दिए गए हैं? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। तो क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? इनका स्टेटस क्या है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स और मूल अधिकारों के समान है? क्या कोई व्यक्ति कोर्ट जाके इनको एनफोर्स कर सकता है और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इन सारे विषयों पर आज के इस संक्षिप्त से वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं। लेकिन संविधान बनाने वालों को लगा कि भारत इतना गरीब देश था जब हमारा संविधान बन रहा था कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की भी आवश्यकता है। राज्य के पास असीमित फाइनेंसेस तो है नहीं, तो इसलिए कुछ ऐसे दिशा निर्देश जिनको सारी सरकारें, जिनको कानून बनाने वाले मद्देनजर रखते हुए अपने कानून बनाएं, मद्देनजर रखते हुए देश को चलाएं, ऐसे प्रिंसिपल्स को पार्ट 4 मतलब भाग 4 में भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। देखिए, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स या पार्ट 3 में देखा कि यदि आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का किसी प्रकार से सरकार उनका उल्लंघन करती है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। आप आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट से रिट्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रिट्स लगाई जाएं सरकार के खिलाफ। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो एनफोर्सिएबल नहीं है। मतलब यदि कोई दिशा निर्देश आर्टिकल 36 to 51 में लिखे गए हैं तो कोई व्यक्ति कोर्ट जाके ये नहीं कह सकता कि क्योंकि सरकार इनका उल्लंघन कर रही है या इनको फॉलो अप नहीं कर रही है तो उसके लिए कोर्ट्स रिट्स इश्यू करें, क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ये एक तरह से माना जाए मॉरल प्रिसर्व्स हैं, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। खैर, इस वीडियो के दूसरे वाले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से समय के साथ साथ कोर्ट्स का भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखने का रवैया बदला है। और पहले जहां इन्हें फंडामेंटल राइट्स के सेकेंडरी माना जाता था, अब इन्हें फंडामेंटल राइट्स के साथ पढ़ा जाता है। लेकिन 2-3 जजमेंट्स पहले इस वीडियो की शुरुआत में जानना जरूरी है। देखिए, एक पुराना केस है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1996 4 SCC पेज नंबर 37। इसमें कोर्ट ने वो वजह दी कि क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स संविधान में जोड़े गए। ये कहा गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन envisages the establishment of a welfare state at the federal level as well as at the state level. In a welfare state, the primary duty of the government is to secure the welfare of the people. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें इसलिए संविधान में जोड़ा गया ताकि एक वेलफेयर स्टेट लाया जा सके। अब आप पूछेंगे कि ये वेलफेयर स्टेट क्या होता है। देखिए, स्टेट मतलब राज्य। पहले के समय पे जो हम कहते हैं लेजे फेयर एरा में स्टेट या राज्य के फंक्शंस बड़े लिमिटेड होते थे कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अपने देश को बाहरी जिसे कहा जाए फोर्सेस से प्रोटेक्ट करना है। लेकिन आज के इस 21st सेंचुरी के स्टेट या राज्य में काफी बदलाव आए हैं। आज हम सरकार की तरफ या राज्य की तरफ लोगों के वेलफेयर प्रोवाइड करने की इच्छा से देखते हैं। मतलब सरकारों का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करना नहीं है, लेकिन लोगों तक रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करें और एक प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट बना जाए। इस वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन के लिए जल्दी से दूसरा केस लॉ देखते हैं। लाला राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 वॉल्यूम 5 SCC पेज नंबर 813। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेलफेयर स्टेट क्या है इसको डिस्क्राइब किया और उन्होंने कहा, एंड आई कोट, welfare state means the greatest good of the greatest number and the benefit of all and the happiness of all.
देखिए, फिलोसफर हुए हैं काफ़ी फेमस, बेंथम, जिन्हें माना जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस के मतलब लॉ की जो फिलॉसफी है उसके बड़े स्कॉलर हैं, और उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि बेंथम ने कहा कि वेलफेयर का मतलब क्या, कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। प्रजातंत्र में इतने सारे लोग हैं, तो सबकी खुशी यदि सुनिश्चित नहीं भी की जा सकती, तो सर्वाधिक लोगों की सर्वाधिक खुशी सुनिश्चित करना ही राज्य का काम है। अब वो इसे कैसे करती है, इसके लिए अलग अलग दिशा निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 36 टू 51 में जोड़ दिए गए। अब क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि बहुत सारे हैं आर्टिकल्स 36 टू 51, जल्दी करके सारे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, अलग अलग आर्टिकल्स को देखते हैं। पहले दो डेफिनेशन देखिए। आर्टिकल 36 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है, वो ये कहता है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट थर्ड। मतलब जहां तक राज्य की बात है, राज्य की परिभाषा है, उसे वैसे ही समझा जाएगा जैसे संविधान के भाग 3 में समझा जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है, जी हाँ, आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन जो भाग 3 के लिए है, वही डेफिनेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में पार्ट 4 के लिए लागू होगी। अब देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 स्टेट्स application of the principles contained in this part. The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. बड़ा साफ स्पष्ट कह दिया गया कि इस भाग में जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं ये एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब आप कोर्ट जाके रिट इश्यू नहीं करा सकते, इन्हें अपने हक के रूप में नहीं मांग सकते, लेकिन इसके बावजूद दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब देश चलाने के लिए इन्हें फंडामेंटल या मूल माना गया है। अब देखते हैं जल्दी से आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य को क्या कहा जा रहा है कि राज्य, द स्टेट shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. राज्य को एक ऐसी देश बनाने की जरूरत है जिसमें लोगों का वेलफेयर निहित हो और जिसमें न्याय, सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और राजनीतिक ये सारे तरह के न्याय उपस्थित हों। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। राज्य कोशिश करेगा कि लोगों के बीच में जो पैसे की असमानता है उसको कम किया जाए, एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, facilities and opportunities not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. मतलब लोगों के बीच में जो अलग अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने की कोशिश है। यदि लोगों के स्टेटस अलग अलग हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है, कुछ के पास बहुत कम, कुछ लोगों के पास अवसर ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के पास अवसर कम, वो चाहे अलग अलग ग्रुप्स में हो, देश के अलग अलग भागों में हो, किसी भी प्रकार की असमानता को कम करने का राज्य को साफ साफ नीति निर्देश। ये था आपके लिए आर्टिकल 38। अब देखते हैं आर्टिकल 39। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाने चाहिए आर्टिकल 39 के अंतर्गत? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द सिटीजन, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood. सारे नागरिक, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उन सभी को अपना रोजगार, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए बराबर अवसर प्राप्त हो. That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. मतलब जो भी ओनरशिप के रिसोर्सेज हैं उनका इस प्रकार से वितरण किया जाए कि सभी के बीच में सभी का भला हो सके और सभी को बराबरी से उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके. मतलब मानिएगा कि समाज के कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, मानिएगा कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं या कुएं हों, कुछ भी प्रकार के रिसोर्सेज, उन पे समाज के अलग अलग लोगों की बराबरी की भागीदारी हो. That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. ऐसा ना हो कि जो
पैसा है, जो वेल्थ है, वो कुछ ही सीमित हाथों में आकर रह जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। देखिए, यदि हम कुछ अभी रिसेंट के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि कैसे जहां एक तरफ गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, इस देश का एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो बहुत कम लोगों पे, इतने कम लोग कि जिनको उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, उन्हीं के पॉकेट्स में सीधा जा रहा है। तो ये करना या राज्य की ऐसी नीतियां होना जिससे ये होता है, जिससे इतनी इनइक्वालिटी फैलती है, आप देखेंगे कि ये संविधान में दिए गए नीति निर्देश के खिलाफ है। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। देखिए, संविधान बनाने वालों की सोच देखिए कि उन्होंने संविधान बनाते हुए ये लिख दिया कि महिला और पुरुष यदि वो सेम काम करते हैं तो उसके लिए उन्हें सेम पगार मिलनी चाहिए। केवल आपके जेंडर के बेसिस पे पुरुषों को ज़्यादा और महिलाओं को सेम, मतलब एक जैसे काम के लिए अलग अलग पैसे नहीं मिलना चाहिए। That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that the citizens are not forced by economic necessity to enter vocations unsuited to their age or strength. देखिए, जो भी काम है उसमें जो हेल्थ है और महिलाओं की, बच्चों की, इन सब की स्ट्रेंथ के अनुसार ही काम किया जाए। कोई ऐसा काम उनसे ना करवाया जाए जिसमें उनके स्वास्थ्य का किसी प्रकार से वायलेशन हो, उनके स्वास्थ्य का किसी प्रकार से जो है हम ख्याल ना रखें। आपको याद आएगा कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है जिसमें कहा गया कि जैसे कारपेट बनाना है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां या छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो यदि उससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी नीति निर्देश में लिख दिया गया। एंड दैट द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। बच्चों को लेकर, युवाओं को लेकर ये अलग से क्लॉज डाला गया कि बच्चों को इस प्रकार की फैसिलिटीज दी जाए ताकि वो फ्रीडम और डिग्निटी के साथ अपना जैसे जैसे वो बड़े हों वैसे वैसे उनको आज़ादी हो, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इस प्रकार से उनका कोई दुरुपयोग ना करे, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, कोई उनको एक्सप्लॉइट ना करे, कि उनका जो बड़ी होने का, उनका जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो ही रुक जाए। आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देखिए, हमेशा हम सुनते हैं कई बार कि हमारे देश में कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो गरीबी के कारण कोर्ट से अपने न्याय की या हक की लड़ाई लड़ ही नहीं पाते। तो आर्टिकल 39A समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहता है that the state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislations or schemes or in any other way to ensure opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। पैसे ना होने के कारण या कोई और डिसेबिलिटी होने के कारण ऐसा ना हो कि देश में कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित रह जाए, ऐसा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। इस बात को लिख दिया गया आर्टिकल 39A में। देखिए, भारत में एक कानून है कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं वो लीगल एड सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो कानून बना उसका कहीं ना कहीं बेसिस जो है वो आर्टिकल 39A से आता है। अब आप कहेंगे कि देखिए, कानून तो होंगे, नीति निर्देश भी होंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? और वहां पर मैं आपसे बिल्कुल 100% रजामंदी रखती हूँ, आपकी बात से अग्री करूंगी कि ये लॉज उतने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, लेकिन कम से कम संविधान बनाने वालों ने इसके बारे में सोचा और नीति निर्देश के रूप में आर्टिकल 39A को भाग 4 में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government। भारतवर्ष में अलग अलग गांवों में विलेज पंचायत या गांव लेवल पर पंचायतों का संगठन किया जाएगा और पंचायतों को इस तरीके के पावर्स दिए जाएंगे ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट की तरह काम किए जा सकें। मतलब पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे अधीन नहीं करना है, पंचायत को अपने आप में एक सशक्त इकाई बनाना है। अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों से पंचायती चुनाव सरकार ने नहीं कराए।
अब कराने जाने वाली है। तो ऐसे में जब नीति निर्देश हैं, देश में कानून है कि पंचायत होना चाहिए, और उसके बाद भी यदि सरकारें जानबूझकर पंचायती चुनाव नहीं करती तो वो भी कहीं ना कहीं संविधान की मंशा के विरोध में है। और कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख रखा, कैसे पढ़ा जाए इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, क्योंकि आर्टिकल 37 कहता है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल, इनको एनफोर्स करने के लिए आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। तो क्या हम इन्हें माने कि ये एक इस प्रकार के प्रोविजंस हैं कि जिनमें ज्यादा दम नहीं, जिनमें दांत नहीं, जिनमें तलवार की तरह तेज नहीं? क्या है सही पोजीशन? इस वीडियो को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।